मॉर्निंग बच्चों, मैं किरण पांडे कक्षा 12 में पाठ में कविता लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। आपको नया ऐड हुआ है। कविता, जैसे कि आप जानते हैं, कविता क्या है? कल्पना की उड़ान है। अब कविता के लिए मूल संवेदना है, राग है, तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि में जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध कराती है। वाचन परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत सारी कविताएं मशहूर हैं। पहला है संवेदना, कविता के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम सिंपैथी बोलते हैं। जब हमारे हृदय के भाव किसी दूसरे के भाव से जुड़ जाते हैं और हम स्वयं को उसके जैसा अनुभव करने लगते हैं, तो यह संवेदना कहलाती है। कवि अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने हेतु कविता लेखन करता है, अतः उसके लिए दूसरे के भावों को आत्मसात करना और दूसरों की पीड़ा, दुख, खुशी को अपना मानना ही अत्यधिक आवश्यक है। इसे और राग तत्व को कविता का मूल तत्व कहा जाता है। दूसरा है राग तत्व। राग का अभिप्राय है अनुराग, प्रेम अथवा जुड़ाव। जब हम किसी से प्रेम करेंगे, जुड़ाव करेंगे, तभी हमारे दिमाग में कल्पना आएगी, तभी हम उसके लिए कुछ लिख पाएंगे। कविता लिखने के लिए कवि के मन में राग और प्रेम का होना अत्यधिक आवश्यक है। एक कवि को कविता लिखने के लिए एक प्रेरक, उत्तेजक, महत्वपूर्ण कारक और उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे और संवेदना को कविता का मूल तत्व कहा जाता है कि कविता, इसके द्वारा ही हमारे अंदर जो जिसकी उत्पत्ति होगी, प्रेम की उत्पत्ति होगी, उसी के द्वारा हम उस कविता लेखन कर पाएंगे। और वियोगी कविता, श्रृंगार की कविता, उत्साह की कविता, प्रेम की कविता, इन सारी कविताओं को हम लोग क्या करेंगे? लिख पाएंगे, उत्साह जिसमें भरा हो। उसके बाद है शब्द और भाषा का ज्ञान। तीसरा है, हमारे अंदर संवेदना हो गई, राग हो गया, अब हमें शब्द और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। जैसे आप कंप्यूटर का नहीं ले सकते, लेकिन आपके अंदर क्या शब्द होनी चाहिए, शब्द की ताकत होनी चाहिए। शब्दों का मेल जोल संवेदना और राग तत्व के उपरांत कविता की पहली शर्त होती है। जब रचनाकार कविता की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले शब्दों से खेलना पड़ता है, उसे अपना बनाना होता है। तरह तरह के शब्दों को, नए नए प्रकार के शब्दों को, पर्यायवाची, विलोम, बहुत सारे शब्दों को लेकर के हम क्या करते हैं? नई तरह की कविताओं की रचना करते हैं कि हमारी कविता कैसी हो? अत्यधिक और ज़्यादा ही अच्छी हो, रोचक हो, मनोरंजक हो और उसको लोग पढ़ पाएँ। और हमारे अंदर शब्दों का भंडार होना चाहिए। हमें शब्दकोश से बहुत तरह के शब्दों को खोज करके हमें इंटरेस्टिंग, मनोरंजक कविता का लिखना है। उसके बाद है, शब्दों के खेल में नाद और ध्वनि में संगीतात्मकता प्राप्त होती है और शब्दों का यह खेल धीरे धीरे उसे क्या ले जाता है? आगे ले जाता है। जितने भी आप कविता देखेंगे, गाने सुनते हो हैं, उसमें क्या होना? तुक, लय, ये एक साथ मिलते हों। और कविता लेखन के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान होना अत्यंत ही जरूरी है। अगर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है तभी आप कविता लिख पाएंगे, अगर आप अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तभी आप कविता लिख पाएंगे। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप फिर कविता नहीं लिख पाएंगे। और कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, कभी कभी तो शब्दों या वाक्यों के बीच ही कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। इसके बाद है बिंब। बिंब क्या होता है? इमेज। बिंब का अर्थ है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार रूप प्रदान करता है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन है इंद्रियां। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं, अतः कवि अपना बिंब प्रयोग भी आवश्यक है। अतः कविता के अनिवार्य हेतु बिंब निर्माण अत्यंत ही जरूरी है। जी, हमारे दिमाग में जब हमारी छवि, हमारी कल्पना, इमेज जब वो छप करके आती, तभी हम कविता लिख पाते हैं। जो भी हम सोचते हैं उसको साकार रूप हम किसके द्वारा कर सकते हैं? कविता के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से हम उसको साकार कर सकते हैं। बिंब के बाहरी संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के अंदर बहुत तरह की चित्र, कल्पना उभर आती है। यह स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व है। जयशंकर प्रसाद की प्रकृति मानवीकरण करते हुए बिंब प्रस्तुत करते हुए उषा का चित्र खींच देते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उसके बाद है छंद, मीटर ऑफ वर्स। छंद अपनी कविता की शारीरिक बनावट का निर्धारण करता है। कविता के छंद उस काव्य को रोचक, आकर्षक और लय ताल से युक्त बनाकर उसका महत्व और भी बढ़ा देते हैं। छंद के अनुशासन की जानकारी होने पर ही कविता में संगीतात्मक, लयात्मक का निर्वाह संभव है। अगर आपको छंद की जानकारी नहीं रहेगी, तुक, लय, ये सब अगर इन चीज़ों का नहीं रहेगा तो आपकी कविता क्या होगी? तुकबंदी में नहीं आएगी, जो कि पढ़ने में अजीब सी लगेगी। उसको अच्छे से, रोचक तरीके से उसको नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसका अर्थ नहीं निकल करके आ सकेगा और वो अच्छी नहीं लगेगी।
उसके बाद है अलंकार का प्रयोग होना चाहिए आपके, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच है। अलंकारों से सुसज्जित होकर उसी प्रकार और भी प्रभावी और आकर्षक बन जाती है जिस प्रकार कोई नवयुवक आभूषणों को धारण करने से बन जाती है यह नवयुवती। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में जैसे आप लोग जानते हैं अनुप्रास, यमक और शेष। अनुप्रास अलंकार के एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यमक अलंकार में कनक कनकते सौगुनी। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का वर्णन जिसमें अर्थ अलग होता है। उसके बाद है शैली, स्टाइल। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उसे शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। काव्य शैली के अनुसार काव्य 3 प्रकार के होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य और गद्य काव्य और चंपू काव्य ये सब स्टाइल के आधार पर किस तरह से हम कविता को लिखेंगे। पद्य काव्य जो है जो कि कविता के रूप में होता है, गद्य काव्य होता है जो कि आधी कहानी और आधी कविता के रूप में होता है। ये सब हम लोग क्या शैली के रूप में लिखते हैं। अब आगे हम चंपू काव्य के बारे में भी पढ़ेंगे। पद्य काव्य किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है, जैसे गीतांजलि वगैरह हो गया, जैसे रामायण हो गया। गद्य काव्य इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। गद्य में काव्य रचना करने के लिए छंद शास्त्र के नियमों से स्वच्छता प्राप्त होती है। चंपू काव्य होता है, इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। मैथिली शरण गुप्त के सोदरा चंपू काव्य है। इसके अतिरिक्त कवि और अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और अनुभवों को अभिधात्मक, लक्षणात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में भी प्रस्तुत करता है। ये सारी कविता लेखन के विभिन्न गुण हैं जिसको लिख करके हम कविता को और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको देखिए। जय हिंद बच्चों। I know how to make them stop.